नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत सारे नज़दीक आने वाले हैं और टाइम कम बचा हुआ है। और हमारे जो वीडियोज़ हैं अध्ययन इंफोटेनमेंट के, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, तो वो सारे वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिए। प्राचीन भारत लगभग समाप्त हो चुका है, गुप्त काल तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है और आज हम लोग गुप्तोत्तर काल की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। गुप्तोत्तर काल में आज हम लोग कुछ प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल के प्रमुख वंशों के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें पुष्य भूति वंश यानी कि हर्षवर्धन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद गुप्तोत्तर काल का संस्कृति को पढ़ करके और गुप्तोत्तर काल भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पूर्व मध्यकाल में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं गुप्तोत्तर काल के प्रमुख वंशों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। तो आइए देख लेते हैं गुप्तोत्तर काल के प्रमुख वंशों के बारे में। सर्वप्रथम हम लोग देखने वाले हैं बल्लभी के मैत्रक वंश के बारे में। बल्लभी मतलब कि गुजरात में यह वंश जो है काठियावाड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा फैला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो संस्थापक था वह था भट्टार्क। इसके संस्थापक का नाम था भट्टार्क। ठीक है, और यह जो है गुजरात के बल्लभी में शासन किया करता था। जो शासक थे बल्लभी के मैत्रक वंश के, जो भी शासक थे वह आपके बौद्ध धर्मावलंबी थे, मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भट्टार्क के बाद ध्रुवसेन प्रथम तथा ध्रुवसेन द्वितीय जो था वह शासक बना था। ध्रुवसेन द्वितीय की बात करें तो ध्रुवसेन द्वितीय जो था वह हर्ष का समकालीन था, मतलब हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश का राजा था उसके समकालीन था और उसका दामाद भी था। ठीक है, याद रखिएगा ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन और धरसेन और द्रोणसिंह जो है ध्रुवसेन द्वितीय के बाद धरसेन और द्रोणसिंह शासक बने थे। ठीक है, और शिलादित्य जो था वह मैत्रक वंश का अंतिम शासक था। यह जरूर याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। मैत्रक वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था? तो शिलादित्य था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद सौराष्ट्र यानी कि काठियावाड़ क्षेत्र में इस साम्राज्य का विस्तार हुआ था मैत्रक वंश का। बल्लभी जो थी वह शिक्षा एवं व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र बनी हुई थी। ठीक है, उस समय बल्लभी शिक्षा एवं व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र थी और बल्लभी में एक विश्वविद्यालय था जिसके बारे में पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो बल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में यदि देखें तो उस समय जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, भारत का जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वह तो आपका तक्षशिला का विश्वविद्यालय है और जो सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है वह आपका नालंदा का विश्वविद्यालय है। लेकिन जिस विद्यालय से सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते थे वह आपका बल्लभी विश्वविद्यालय था और इसलिए यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी था। ठीक है, देखते हैं आगे। चीनी यात्री इत्सिंग जिसने 617 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी, उसने भी बल्लभी विश्वविद्यालय की प्रशंसा अपने संस्मरणों में की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गणभूति एवं स्थिरमति इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे। प्रमुख आचार्यों के नाम आप याद रखिएगा, गणभूति तथा स्थिरमति। ठीक है, तो इस प्रकार से बल्लभी विश्वविद्यालय और मैत्रक वंश के बारे में हम लोगों ने देखा। एक्चुअली इन वंशों से जो है ना क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड पूछे जाते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए संपूर्ण इनका जो है जिक्र करना या फिर पूरी पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। कभी भी इनसे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि गुप्त काल और आपका जो मध्यकालीन भारत है इसके बीच का यह ट्रांजिशन फेज है, परिवर्तन का काल है, बदलाव का काल है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि मौर्य वंश के पतन के बाद विभिन्न छोटे छोटे वंशों ने अधिकार कर लिया था
उसी प्रकार से गुप्त वंश का जब पतन हुआ, परवर्ती गुप्त शासक कमजोर निकले और गुप्त वंश का जैसे ही पतन शुरू हुआ वैसे ही छोटे छोटे शासकों ने मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना अपना अधिकार कर लिया था। तो वही ये वंश है, और चूंकि परिवर्तन का काल है इस कारण से इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते नहीं हैं। लेकिन इनके बारे में कोई पढ़ता भी नहीं है, इनके बारे में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, या फिर YouTube चैनल्स भी आप देखेंगे तो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो सभी पढ़ते हैं वो तो आप पढ़ेंगे ही, साथ में ये चैप्टर्स भी अगर पढ़ लेते हैं तो बाकी सब लोगों से आप आगे हो जाते हैं ना। यदि 2 क्वेश्चन भी, मान लिया 1 क्वेश्चन भी यदि इससे पूछ लेता है और आप यदि आगे हो जाते हैं, यदि वो क्वेश्चन बना लेते हैं तो 1 नंबर से आपका कट ऑफ जो है आप देखते हैं एक नंबर जो है कट ऑफ के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि 2-4 वीडियो लगेंगे, इन सबको भी खत्म कर ही देते हैं और सीधा उसके बाद चलेंगे मध्यकालीन भारत में। ठीक, तो आइए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वंश जो है आपका मालवा का यशोधर्मन। मालवा के यशोधर्मन के बारे में यदि हम देखें तो 530 ईस्वी के लगभग इसने शासन किया था। मंदसौर प्रशस्ति लेख में जिक्र किया गया है कि इसका नाम था जनेंद्र। मंदसौर प्रशस्ति लेख में इसका नाम जनेंद्र बताया गया है और इसे उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट भी बताया गया है मंदसौर प्रशस्ति लेख में, जो कि यशोवर्मन का है। याद रखिएगा वह यशोधर्मन का है। ठीक है, हुनों को पराजित करना इसकी महान उपलब्धि थी। इसने हुनों को पराजित किया था। हुनों में भी इसने मिहिर कुल को पराजित किया था जो कि तोरमान का पुत्र था। ठीक है, मिहिर कुल जो कि प्रसिद्ध हुन शासक था उसको इसने पराजित किया था यशोधर्मन ने। इसके बाद देखते हैं इसने जो है गुप्तों को भी चुनौती दी थी। पर गुप्तों को मतलब गुप्त के जो प्रमुख शासक थे उनको तो नहीं, लेकिन परवर्ती गुप्त जो शासक थे उनको इसने चुनौती दी थी। आगे इसके साम्राज्य के बारे में देखें तो पूर्व में लौहित्य नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के और पश्चिम में समुद्री तट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक जो है इसका साम्राज्य हुआ करता था। संभवतः यह जो था वह औसिकर वंश का था। औसिकर कह सकते हैं, औसितर कह सकते हैं, औसिलर भी कह सकते हैं। मतलब कि अलग अलग किताबों में औसी तो सेम है, मतलब कर है, लर है, तर है। ठीक है, तो औसितर मान के चलिए, औसिकर मान के चलिए, उस वंश का इसने अपने आप को बताया है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम था विष्णुवर्धन। इसका दूसरा नाम था विष्णुवर्धन। इसके अलावा इसने बहुत सारी उपाधियां भी धारण की है जिसमें राजाधिराज, परमेश्वर, नराधिपति इत्यादि प्रमुख हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो था वह शिव भक्त था। यशोधर्मन जो था वह शिव का भक्त था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं कन्नौज के मौखरी वंश के बारे में। कन्नौज के मौखरी वंश के बारे में देखें तो इसका जो संस्थापक था वह हरिवर्मा था, जिसने 510 ईस्वी के आसपास शासन किया था। ये जो थे वह गुप्तों के सामंत थे पहले। ठीक है, मौखरी वंश के जो शासक थे वह गुप्तों के सामंत हुआ करते थे और ये जो है मूलतः गया जिला बिहार के निवासी थे। और यही कारण है कि बीपीएससी में मौखरी वंश से प्रश्न पूछा जाता है। तो बीपीएससी वालों के लिए ये मौखरी वंश जो है वह VVI है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। हरिसेन के बारे, हरिवर्मा के बारे में पूछा भी जा चुका है कि मौखरी वंश का संस्थापक कौन था, तो हरिवर्मा था। ठीक है, 510 ईस्वी के आसपास इसने शासन किया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, कन्नौज जो है वह राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था मौखरी वंश के शासन काल में। मौखरी वंश के शासन काल में मगध जो था वह राजनीति का केंद्र नहीं रह गया, बल्कि वहां से हट करके राजनीति का केंद्र जो है वह कन्नौज बन गया था। ठीक है, और इसके समय में बाद में कन्नौज को जो है आपका महोदय नगर कहा जाने लगा था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत की बात करें तो कन्नौज के मौखरी वंश की जानकारी के लिए जो साहित्यिक स्रोत है वह है आपका हर्षचरित। हर्षचरित में आपका वर्धन वंश के साथ मौखरी वंश के संबंध के बारे में बताया गया है। इसके बाद देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों में देखें तो हरहा लेख जो कि बाराबंकी में है, या फिर असीरगढ़ लेख, असीरगढ़ का ताम्र मुद्रा लेख और यज्ञ यूप पर
खुदा लेख कहाँ का, बरवा राजस्थान का लेख, जहां पर यज्ञ यूप पर लिखा हुआ है लेख। यज्ञ यूप कहने का मतलब यज्ञ का जो कुंड होता है उसको यज्ञ यूप कहा जाता है, तो उस पर लेख लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ, बरवा राजस्थान में। और इसके अलावा सोनार नामक स्थान है जो कि देवरिया में है, वहां से प्राप्त जो लेख हुए हैं इन सब में मौखरी वंश के बारे में चर्चा मिलती है। तो एक बार और देख लेते हैं, हरहा लेख जो कि बाराबंकी में है, इसके अलावा असीरगढ़ का ताम्र मुद्रा लेख हो गया। ठीक है, इसके अलावा बरवा राजस्थान का जो है यज्ञ यूप पर जो लिखा हुआ लेख है वह हो गया, और देवरिया जिला में सोनार लेख हो गया। इनसे हमें मौखरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखें तो मौखरी मुद्राओं का ढेर जो है वह आपका भिटौरा नामक स्थान से मिला है, जो कि फैजाबाद जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहां से मौखरी वंश के सिक्कों का ढेर मिला है, यह भी याद रखिएगा, यूपीपीएससी के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा एवं गृह वर्मा, ये सब इस वंश के प्रमुख शासक हुए हैं। और जो आपका गृह वर्मा है, गृह वर्मा जो है यही सबसे अंतिम शासक था मौखरी वंश का, ये याद जरूर रखिएगा। ठीक है, मगध को मौखरी आधिपत्य में लाने का श्रेय जो है वह सर्ववर्मा को जाता है, मतलब कि सर्ववर्मा ने मगध पर अधिकार किया था और उसको मौखरी वंश के अंतर्गत लाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्ववर्मा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण करने वाला प्रथम मौखरी शासक ईशान वर्मा था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मौखरी शासक जो था वह ईशान वर्मा था। इसके बाद देखते हैं तो मुद्रा राक्षस में दिया गया है कि अवंती वर्मा ने मलेच्छों यानी कि हुनों को पराजित किया था। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं गृह वर्मा के बारे में, जिसने 600 से 605 ईस्वी तक शासन किया था। और इसको जो है हर्षचरित में पृथ्वी पर सूर्य की भांति सुशोभित बताया गया है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हर्षचरित में इसकी बहुत प्रशंसा की गई है, क्योंकि हर्ष की बहन राज्य की श्री के साथ इसने विवाह किया था। ठीक है, हर्ष की बहन राजश्री के साथ इसने विवाह किया था। और इसके टाइम में जो है आपका मगध से मौखरी साम्राज्य हट गया था और यह जो था केवल कन्नौज का शासक रह गया था। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। गृह वर्मा जो है वह अंतिम मौखरी राजा था, जैसे मैंने बताया। और मौखरी राजा जितने भी थे वह सब भी शिव के, भगवान शिव शंकर के उपासक थे, यह भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीपीएससी के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है मौखरी वंश के बारे में। आगे देख लेते हैं बंगाल के गौड़ वंश के बारे में। तो गौड़ वंश में जो है सबसे प्रमुख आपका है शशांक, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि शशांक के बारे में ह्वेनसांग का कहना है कि गौर नरेश शशांक ने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और गंगा में फेंकवा दिया था। इसके अलावा पटना में भी एक बौद्ध मंदिर था जिसमें आपका मतलब कि पत्थर का स्तंभ था, उस पर बौद्ध भगवान बुद्ध के चरणों का निशान था, उसको भी उसने जो है गंगा में फेंकवा दिया था शशांक ने। तो इन सब चीजों के कारण मतलब बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विरोधी होने के कारण जो है शशांक बहुत फेमस है। ठीक है, और इसी कारण से इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, खास करके बीपीएससी में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस धर्म का जो प्रमुख शासक था उसका नाम था शशांक। यह जो था शैव धर्म का पोषक था, मतलब कि शैव धर्म का अनुयायी था और आपका बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। इसके सिक्कों पर शिव भगवान शिव तथा नंदी का चित्रण मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ह्वेनसांग के अनुसार शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा कर गंगा में फेंकवा दिया था। इसके अलावा पाटलिपुत्रा के मंदिर में रखे हुए पाषाण स्तंभ जिस पर बुद्ध भगवान के चरणों के निशान थे उसको भी इसने गंगा में फेंकवा दिया था। इसके बाद देखते हैं आर्य मंजूश्री कल्प नामक ग्रंथ में कहा गया है कि पवित्र बौद्ध अवशेषों को इसने जलाया तथा विहारों एवं समाधियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ठीक है, हर्ष ने शशांक जिसका नाम सोम भी कहा जाता है उसकी राजधानी पर आक्रमण कर उसे पराजित किया गया था। यह भी आपका आर्य मंजूश्री कल्प नामक ग्रंथ में दिया गया है कि हर्षवर्धन ने
शशांक की राजधानी पर आक्रमण करके उसे पराजित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और शशांक का दूसरा नाम जो है आर्य मंजूश्री कल्प में सोम बताया गया है। आगे देख लेते हैं पंजाब के हूनों के बारे में। इसमें जो है बंगाल के गौर वंश में केवल शशांक के बारे में पढ़ना है, 1-2 पॉइंट पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं पंजाब के हूनों के बारे में। तो हूनों के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपका स्कंदगुप्त के टाइम में भारत में हूनों का प्रथम आक्रमण हुआ था, और भीतरी स्तंभ लेख से यह पता चलता है और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका जो प्रथम आक्रमण हुआ था उसमें स्कंदगुप्त के समय खुशनवाज के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था, और द्वितीय जो आपका आक्रमण हुआ था वह तोड़मान के नेतृत्व में हुआ था। और तोड़मान ही प्रथम हून शासक था जिसने भारत में अपना राज्य कायम किया था, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और इसका जो राज्य था वह आपका है पंजाब से लेकर के एरन तक इसका शासन हुआ करता था, यह भी याद जरूर रखिएगा। इसके बाद देखते हैं तो जैन ग्रंथ कुवलय यमाला कुवलय यमाला में कहा गया है कि तोड़मान की जो राजधानी थी वह चंद्रभागा नदी के तट पर, चंद्रभागा यानी कि चेनाब नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर थी, पवैया नामक स्थान पर थी। और इसी में कुवलय यमाला में ही बताया गया है, इसका नाम दूसरा नाम बताया गया है तोड़ राय, ठीक है, तोड़मान का दूसरा नाम तोड़ राय बताया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आर्य मंजूश्री कल्प। आर्य मंजूश्री कल्प में बताया गया है कि तोड़मान ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, जो कि आपका प्रसिद्ध हून शासक था। मिहिर कुल के बारे में यदि देखें तो यह तोड़मान का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, और इसके ग्वालियर प्रशस्ति लेख में इसने अपने पिता की भूरी भूरी प्रशंसा की है, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। सुंगयुन 520 ईस्वी में जो भारत आया था उसने मिहिर कुल के समय में ही भारत की यात्रा की थी, याद जरूर रखिएगा। सुंगयुन 520 ईस्वी में भारत की यात्रा इसने की थी मिहिर कुल के शासन काल में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा सुंगयुन के अनुसार इसकी जो राजधानी थी मिहिर कुल की वह गांधार थी, जबकि ह्वेनसांग जो है इसकी राजधानी शाकल बताता है, ठीक है। तो यह दोनों राजधानी याद रखिएगा, गांधार और शाकल। किसके? सुंगयुन के अनुसार गांधार और ह्वेनसांग के अनुसार जो है शाकल, दोनों याद रखिएगा। मिहिर कुल को पराजित करने का श्रेय जो है वह यशोधर्मन को जाता है, जो कि मालवा का शासक था। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि यशोधर्मन ने हून शासक को पराजित किया था। इसके बाद देखते हैं तो मिहिर कुल जो था वह कट्टर शैव मतावलंबी था, और बौद्ध धर्म का यह भी जो था वह घोर शत्रु था, याद रखिएगा। कलहन के अनुसार कश्मीर में इसने शिव भगवान का मंदिर बनवाया था, और यह बहुत ज्यादा कट्टर था, बहुत ज्यादा कठोर शासक था, क्रूर शासक था। यही कारण है कि कलहन ने इसकी तुलना विनाश के देवता से की है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं परवर्ती हूनों के बारे में, मतलब कि मिहिर कुल के बाद जो हून शासक हुए थे उनके बारे में यदि हम लोग देखें तो अफसड लेख में मौखरी शासक ईशान वर्मा को हून विजेता कहा गया है। कहने का मतलब है कि मिहिर कुल के बाद जितने भी हून शासक हुए वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, और अनेकों शासकों ने उनको पराजित किया था, और उनका जो साम्राज्य था वह बहुत ही छोटे क्षेत्र में सीमित छोड़ दिया था, और उनका लगभग जो है पृथ्वी से नाश कर दिया था। तो वो कौन कौन से शासक थे? सर्वप्रथम जो है आपका अफसड लेख में मिलता है कि मौखरी शासक ईशान वर्मा ने उसको हून विजेता कहा जाता है, मतलब हूनों को उसने पराजित किया था। इसके बाद देखते हैं मुद्रा राक्षस के अनुसार अवंती वर्मा ने, तथा हर्षचरित के अनुसार राज्यवर्धन जो कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई था पुष्यभूति वंश का, तो इसने भी हूनों को पराजित किया था, इन दोनों ने भी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो राजपूत काल में हूनों का सर्वप्रथम उल्लेख गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के समय
ऊना लेख में मिलता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है कि ऊना लेख के अनुसार महेंद्रपाल के सामंत बलवर्मा ने पृथ्वी को हूनों से खाली कर दिया था, मतलब कि बिल्कुल ही इनको पराजित करके और विनाश कर दिया था इनका। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो अन्य किन किन शासकों ने इनको हराया। बादल लेख में दिया हुआ है कि पाल शासक देवपाल ने इनको हराया। इसके अलावा पद्मगुप्त के नव सहशांक चरित नामक ग्रंथ से पता चलता है कि परमार नरेश सियक द्वितीय ने भी हूनों को पराजित किया था। इसके अलावा इसके पुत्र सियक द्वितीय के पुत्र मुंज तथा सिंधुराज ने भी हूनों को पराजित किया था। इसके अलावा हम देखते हैं भेड़ाघाट लेख से पता चलता है कि कलचुरी नरेश कर्ण ने भी हूनों को पराजित किया था। तो किन किन ने हूनों को पराजित किया था यह थोड़ा सा याद रखिएगा, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं मगध और मालवा के उत्तर गुप्त काल के शासकों के बारे में। तो इसका जो संस्थापक था, यह जो वंश था मगध और मालवा का उत्तर गुप्त वंश, यह जो था आपका, इसका संस्थापक कृष्णगुप्त था। और ये जो पहले हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ चुके हैं उनसे अलग वंश था, यह जरूर याद रखिएगा। और इसका संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त था। इसके बाद इसका जो प्रमुख शासक था, दो प्रमुख शासक था, पहला आपका देवगुप्त है, दूसरा आपका आदित्य सेन है। देवगुप्त के बारे में यदि पढ़ें तो मधुवन तथा वंशखेरा लेखों में देवगुप्त का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मधुवन तथा वंशखेरा लेखों में देवगुप्त का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखते हैं तो इसने गौर नरेश शशांक से मित्रता कर ली थी तथा मौखरी नरेश गृहवर्मन की हत्या कर दी थी। साथ ही इसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी थी, लेकिन बाद में हर्ष ने इस पर आक्रमण कर इसको पराजित किया और मार डाला था। ठीक है, आगे देखते हैं आदित्य सेन के बारे में। तो इसका शासन जो था वह 655 से 675 ईस्वी तक चला था। आदित्य सेन का यह जो था वैष्णव धर्म का उपासक था और इसने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, यह इंपॉर्टेंट है। इसके समय चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत आया था। 2 बार भारत यात्रा उसने की थी। ठीक है, नाम क्या था? वांग हुएन से, जो कि चीनी राजदूत था। इसने आदित्य सेन के समय 2 बार भारत की यात्रा की थी, याद रखिएगा। इसने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर भी बनवाया है। किसने? आदित्य सेन ने। ठीक है, तो यह जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कुछ प्रमुख वंशों के बारे में, जो कि गुप्त काल के पतन के बाद छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना अधिकार करके बैठे हुए थे। इसके बाद एक प्रमुख जो सबसे प्रमुख वंश है वह है आपका पुष्यभूति वंश, जिसमें सर्वप्रथम सबसे जो प्रसिद्ध शासक है वह है हर्षवर्धन। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में अगले वीडियो में। और उसके बाद हम लोग जो है गुप्तोत्तर काल की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। प्रशासन के बारे में, सैन्य प्रशासन, नगर प्रशासन, किस प्रकार से आपका न्याय प्रशासन था, या उसके अलावा कला संस्कृति इत्यादि के बारे में, समाज धर्म इत्यादि के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा गुप्तोत्तर काल भी समाप्त हो जाएगा और हम लोग पूर्व मध्य काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लगातार वीडियो आपको उपलब्ध हो रहे हैं और मैं तेज़ी से वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले मैं लगभग जितना भी पोर्शन है वो समाप्त कर सकूं। और मुझे जहां तक उम्मीद है आपका पूरा का पूरा इतिहास समाप्त हो जाएगा। 30 नवंबर से पहले आपका पूरा का पूरा इतिहास समाप्त हो जाएगा, आपका राज्य व्यवस्था समाप्त हो जाएगा और साइंस भी समाप्त मैं कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट कोई ले लेंगे, भूगोल ले लेंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट ले लेंगे और उसको भी समाप्त कर देंगे। मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट जो है करेंट अफेयर्स और टोटल 4 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 चौका 80 और 20 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स का, मतलब कि आप चाहे तो 100 क्वेश्चन आसानी से केवल मेरे वीडियोस देख करके बना सकेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, हमें प्रोत्साहित करते रहिए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहें। और जाते जाते बस इतना कहूँगा, पर्यावरण का ध्यान रखिए, पानी को बचाइए,
राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान कीजिए, सेना का सम्मान कीजिए, अपने आप के भारतीय होने पर गर्व का अनुभव कीजिए, नारी का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का आदर कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए, छोटे बच्चों और जीव जंतुओं पर दया का भाव रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।